की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच भी हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए, इसलिए खेतों में कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि समय से पहले कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं। अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताएंगे जलवायु के अनुसार खेती के बारे में, उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल महिला उद्यमी किसान तारावती से, और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जलवायु परिवर्तन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसके कारण बारिश के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है, जिससे फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। हमारे कृषि वैज्ञानिक इस चुनौती का सामना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के सहयोग के लिए भी उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर के मध्य तक ठंड का एहसास ना होना, फरवरी मार्च तक सर्दी पड़ना, अगस्त सितंबर से बारिश ना होना, ये सब जलवायु में होने वाले बदलाव की वजह से हो रहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत फिलहाल 7वें पायदान पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जलवायु परिवर्तन के सबसे प्रभावित देशों में शामिल है। कृषि क्षेत्र भी जलवायु परिवर्तन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। असमान बारिश के कारण हमारे देश में फसलों का खराब होना आम बात हो गई है। भारत की कुल कृषि भूमि का 55% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। 2050 तक मानसून में होने वाली बारिश में 70% तक गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय कृषि की रीढ़ टूट जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 19वीं सदी के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ गया है। अनुमान ये भी है कि आने वाले 80 साल में खरीफ फसलों के मौसम में औसत तापमान 0.7 से 3.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों को डर है कि बढ़ता तापमान महाविनाश का कारण बन सकता है। तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भारत में 6000 किलो गेहूं का उत्पादन कम कर सकती है। इसके अलावा मक्का की उपज भी 2050 तक 18% कम होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी फसलों के उत्पादन पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, जो आने वाले समय में खाद्य आपूर्ति का संकट पैदा कर देगा। बारिश के पैटर्न में बदलाव वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादन को प्रभावित करेगा, जबकि शीतलहर और पाला तिलहनों और सब्जियों की पैदावार में कमी लाएगा। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर बागवानी फसलों पर पड़ने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का, उत्तर पश्चिम भारत में पाले का, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये जलवायु आपदाएं भी कृषि उपज को नुकसान पहुंचाती हैं। जलवायु परिवर्तन किसी न किसी रूप से मिट्टी, मवेशियों और कीट पतंगों पर भी असर डालता है। जलवायु परिवर्तन के
नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम कृषि दर्शन किसानों को समर्पित कार्यक्रम में है, जिसमें हम उनके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां 3 अलग अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे रोमन लेट्यूस के बारे में। इसके अलावा मिलवाएंगे एक सफल किसान से और अंत में बात होगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन का पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। हम भारतीय तरह तरह के व्यंजनों के शौकीन हैं और इसलिए भारत में तरह तरह की सब्जियां उगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद अब विदेशी सब्जियां भी यहां पर पैठ बनाने लगी हैं और इन सब्जियों के बाजार में अच्छे भाव भी मिल जाते हैं। इन्हीं में से एक विदेशी सब्जी है रोमन लेट्यूस। आइए इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही पौष्टिक पत्तेदार सब्जी है। इसकी खेती मुश्किल नहीं है। कमाल की बात यह है कि इसे साल में कई बार उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए 12 से 32 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। ठंडी जगहों पर रोमन लेट्यूस को ऐसे इलाकों में उगाएं जहां अच्छी धूप हो, लेकिन गर्म इलाकों में इसे तेज धूप से बचाना होगा। धूप से बचाव के लिए शेड नेट या पेड़ों की छांव का सहारा ले सकते हैं। 6 से 6.5 pH मान वाली किसी भी तरह की मिट्टी में इसकी खेती हो जाती है। अगर मिट्टी बलुई या दोमट बलुई हो तो फिर सोने पे सुहागा। रोपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा बना लें, फिर मेड़ तैयार कर लें। आखिर जुताई में गोबर की सड़ी हुई खाद डाल लें। जहाँ तक पोषण की बात है तो लेट्यूस को 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश चाहिए। नाइट्रोजन 2 बार में देना है, 40 किलो रोपाई के समय और बाकी 40 किलो रोपाई के 2 हफ्ते बाद। रोमन लेट्यूस की सीधी बिजाई नहीं होती है, बल्कि पहले नर्सरी तैयार होगी और फिर रोपाई। नर्सरी के लिए चौड़ी मेड़ बनानी होगी और 1.5 इंच की दूरी पर बीज बोना होगा। बीज लगाने के तुरंत बाद पानी छिड़क दें। 7 दिन बाद पौधे अंकुरित होकर बाहर निकल आएंगे। 1 एकड़ खेत में करीब 50 ग्राम बीज की जरूरत होगी। रोपाई के लिए पौध तैयार करने में सिर्फ 20 से 25 दिनों का वक्त लगता है। किसान चाहें तो नर्सरी विक्रेताओं से भी तैयार पौध खरीद सकते हैं। रोपाई के दौरान पौध से पौध की दूरी 1 फुट रखनी है। रोपाई के बाद जब भी जरूरत हो साइड ड्रेसिंग के तौर पर उर्वरक डालते रहें और समय समय पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हो तो हाथ से ही निराई करके निकाल दें। रसायनों का इस्तेमाल ना करें। निराई के साथ साथ गुड़ाई भी करते रहें। इससे जड़ों में हवा की आवाजाही होगी और फसल बेहतर होगी। पहले 15 दिनों में खरपतवार की निराई जरूर कर लें। दूसरी निराई 20 से 25 दिन के बाद करें। कीट लगे या ना लगे, नीम के तेल का छिड़काव जरूर करें। 40 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। 7 दिन के अंदर अंदर फसल काट लें, वरना गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। फसल को जमीन की सतह से मिलाकर काटना है और क्रेट में करीने से लगाकर मंडी ले जाना है। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल रोमन लेट्यूस की पैदावार होती है और इसका बाजार भाव 80 से 120 रुपए मिल जाता है। मंडी के दौरान भी 50 रुपए किलो तक बिक जाती है। दूसरे लेट्यूस की तरह ही लंबे पत्तेदार रोमन का विकास कटीली जंगली लेट्यूस से हुआ। शुरुआत में इसे खाया नहीं जाता था, बल्कि इसकी खेती बीज और सफेद पदार्थ लेक्टस के लिए होती थी। रोमन लेट्यूस में 17% प्रोटीन और 9 बहुत जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। ये सूरजमुखी परिवार का सदस्य है। पत्तियों का रंग जितना गहरा होगा उसमें उतना ही ज्यादा पोषण होगा। इस वक्त दुनिया भर में करीब 2 करोड़ 30 लाख टन लेट्यूस का उत्पादन हो रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है।
इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए और वैज्ञानिकों के सलाह के अनुसार नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है और कामयाबी भी। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हमारे आज के सफल किसान ने। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं क्या है इनके सफलता के गुर। मुकेश यादव फरीदाबाद के छोटे से गांव मांझावाली में रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म खेती से जुड़े एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई इसी गांव से की और आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चले गए थे। चूँकि इनका परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था, इसलिए खेती से इनका लगाव हमेशा ही बना रहा। पढ़ाई के दौरान भी वे फसलों की बिजाई और कटाई के समय छुट्टी लेकर गांव आया करते थे। इसी बीच गांव और मुंबई में हो रहे कृषि में काफी फर्क महसूस किया। मुकेश ने पाया कि उनके गांव में आज भी परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के किसान आधुनिक पद्धतियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2004 में मुकेश अपने गांव लौट आए और इन्होंने नई तकनीकों के साथ खेती करनी शुरू की। वे अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही गांव के किसानों को कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारियां देते हैं और सिखाते हैं। इन्होंने स्थानीय किसानों को कृषि और इससे जुड़े सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया।
अपने खेतों में इलेक्ट्रॉनिक लेवलर चलाकर खेतों को समतल किया, जिससे उपज तो अच्छी हासिल हुई ही, साथ ही मजदूरों की संख्या भी घटी। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए मुकेश ने अपने खेत में सोलर फेंसिंग भी कराया। इन नई तकनीकों को खुद इस्तेमाल किया और किसानों को भी इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसान की लागत में कमी आई, सिंचाई में पानी की बचत हुई, बिजली कम खर्च होने लगी। यानी मुकेश यादव के प्रयासों से किसानों को फायदा होने लगा। इन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉपुलर की खेती करने के लिए प्रेरित किया। मुकेश यादव ने गेहूं की उन्नत प्रजातियां जैसे HD 2851, HD 2912, WR 544 को अपनाया। साथ ही धान की पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा 2511 का फसल चक्र अपनाकर अच्छा उत्पादन हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने गेहूं के बीज का उत्पादन भी किया, जिससे इनकी आय में काफी इजाफा हुआ है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को फरीदाबाद और पलवल के किसानों ने अपनाया, जिसे मुकेश अपनी सफलता मानते हैं। मुकेश यादव ने गेहूं, धान और गन्ना फसल के चक्र के साथ वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया। इससे पानी की 20 से 40% की बचत हुई। साथ ही फसलों में खरपतवारनाशी के प्रयोग को 60% से घटाकर 20% कर दिया। इससे इनकी भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से बढ़ी और साथ ही उनकी आय भी दोगुनी हो गई। अपने क्षेत्र के किसानों को तकनीक से वाकिफ करवाने के लिए मुकेश ने खुद नई नई तकनीकों को अपनाया। इन्होंने धान की SRI तकनीक से बीज, खाद और रसायनों की बचत की। इन्होंने गहरी जुताई और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी अच्छी पैदावार हासिल की। किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीनतम प्रजातियों को मुकेश यादव ने किसान क्लबों द्वारा दूसरे किसानों तक पहुंचाया। मुकेश यादव ने अनुसंधान परिषद की नई तकनीकों का किसानों के बीच खूब प्रचार प्रसार किया और इस सब के पीछे मकसद यही था कि किसान आगे बढ़ें और खेती को व्यावसायिक तरीके से करें, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुकेश यादव को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं।
इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। सरकार की लगातार यही कोशिश नजर आ रही है कि किसानों की आमदनी लगातार बढ़ती रहे और साथ ही वो आत्मनिर्भर बने। इस उद्देश्य से कई तरह की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये योजना किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। ये थी कार्यक्रम कृषि दर्शन की आज की महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर ये जानकारियां आपको पसंद आई और आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं।
आप इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan.ddk@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।